अनुज जी, आप बता सकते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आई हूँ। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर यूपीएससी का हब माना जाता है और आज हम मुखर्जी नगर आए हुए हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ के लिए। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए और आगे उनके क्या क्या गोल्स हैं। तो आइए करते हैं उन लोगों से बात। आपका नाम क्या है? अंशुल दीक्षित। अंशु जी, आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी और यूपीपीएससी हूँ। दोनों की कर रहे हैं। तो अभी आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? मैं यूपीएससी का 3 बार दे चुका हूँ, लेकिन वो प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था। यूपीपीएससी का कई बार मेंस दिया मैंने। तो क्या कमी रह गई थी तैयारी में कि ये क्लियर नहीं हो पाया एग्ज़ाम? मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यूपीएससी का तो थोड़ा सा ये रहा कि मैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। मतलब ऐसा होता था ना कि जैसे ऑप्शन आ रहे हैं तो मेरे को अक्सर होता था कि 90 से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते थे, लेकिन एक होता ना कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए उसमें से 3 तो आ रहे हैं लेकिन एक नहीं आ रहा है, और उस एक के चक्कर में क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता हूँ, और उसकी वजह से मैं अटैम्प्ट लेना पड़ गया। अटैम्प्ट जब लिया, नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा नीचे चला गया। हालांकि जब भी मेरे उस समय नंबर आए थे तो हर बार 96 से ऊपर ही नंबर आए मेरे, लेकिन उस समय मेरिट थोड़ा सा 100 से ऊपर जा रही थी तो मेरा नहीं हो पाया। अब 3 अटैम्प्ट हैं, अब आगे से हैं, अब अगले साल से दूंगा उसको। अच्छा, तो लाइक आपने कोई कोचिंग इस चीज़ के लिए चुनी थी या फिर सेल्फ स्टडी से आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कोचिंग की थी, DAIS से किया था, लेकिन हाँ ये है कि मेरे को पीसीएस में फ़ायदा मिला है उसका, और मैं पीसीएस का तो मैं 6 बार मेंस लिख चुका हूँ उसका। फॉरेस्ट का भी 2 बार दे चुका हूँ, इंटरव्यू भी दिया है। असिस्टेंट कमांडेंट का भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का। अच्छा, तो लाइक आप मुझे बता सकते हैं कि जब आपने ये कोचिंग चुनी तो मतलब आपने क्या पैरामीटर्स आपने ऐसे सोचे कि हाँ मेरे लिए यही कोचिंग एक सही कोचिंग है? पैरामीटर्स तो नहीं, लेकिन उस समय जब हमने कोचिंग ज्वाइन की थी तो उस समय एक होता ना प्रतियोगिता दर्पण उस समय चलती थी, तो प्रतियोगिता दर्पण के थ्रू एक टीचर्स का पता चलता था कि कौन टीचर क्या है, तो और उसके अलावा कुछ डेमोज क्लासेस ली थी, तो उसके आधार पर चूज़ किया था कि वो, तो विनय सर का थोड़ा सा अच्छा लगा था। विनय सर ध्येय में पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कई विषयों में पढ़ाते हैं, और लेकिन पढ़ाने का तरीका उनका यहाँ के सारे टीचर्स से बिल्कुल एकदम से अलग है, और बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। मतलब आप उनकी क्लास में 2 या 3 घंटे भी बैठे रहो लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब निकल गए, वो ऐसा है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सर का नाम लिया, तो वो क्या सर, वो किस सब्जेक्ट के सर थे वो? वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हम भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा की तरह हैं। वो मतलब ऑलराउंडर हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब उनकी गहन जानकारी है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, और ग्राफ के थ्रू ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, और इतना अच्छे से करा देते हैं कि आपको शायद क्लास में ही सारा चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि आपका टेस्ट मटेरियल और आप लोग जैसे मॉक टेस्ट भी देते होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो कैसे रहते हैं? मतलब कोचिंग के कैसे रहते हैं? कोचिंग के टेस्ट, देखो टेस्ट सीरीज तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है, और दूसरा क्या है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, और आपको एक पर्टिकुलर दे दिया जाता है। मान लो सेक्शनल वाइज टेस्ट हो रहे हैं या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको उतना पेपर उतना कवर करके आपको जाना ही है, और जब उतना आपको कवर करना है तो आप सोचते हो कि आपको हर चीज़ की जानकारी हो वहाँ पे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, और एक कंटिन्यूटी बनी रहती है उसके। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जाती है जो नए बच्चे होते हैं कि उनका एक बार में अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाता है? मुखर्जी नगर हब है, तब भी यहाँ पे बच्चों का बहुत बार होता है कि क्लियर नहीं कर पाते हैं और यहीं स्टक रह जाते हैं, तो वो क्या कारण रहता है आपके अकॉर्डिंग? उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न जो रहता है वो ये है कि लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन हम लोगों को सही तरह से गाइड करने वाला नहीं था। जैसे कि मेरे को प्रीलिम्स में गाइडेंस मेरे को एक भैया ने कर दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकता है, लेकिन मेरे को मेंस का गाइडेंस कहीं से नहीं मिला, और मेरा मेंस अब ऐसा फोबिया बन गया है कि मेरा मेंस ही नहीं होता है। तो जैसे मेंस लिखते टाइम डर लगता है, तो एक होता है ना, एक गाइडेंस सही होना चाहिए, सही बुक्स का होना चाहिए। मतलब बुक्स तो ऐसा होना चाहिए आपके पास कि एक उनको पढ़ लो, उसके अलावा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और ऐसी जानकारी आपको किसी अच्छे टीचर या अच्छे सीनियर हो, उससे जानकारी अच्छे से मिल जाती है। तो आपको नहीं लगता कि कोचिंग्स को ये चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए? क्योंकि मोस्टली बच्चे डरे हुए होते हैं जब अपना पेपर लिखने वाले होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो क्या आपको क्या लगता है कोचिंग्स क्या ऐसा डिफरेंट कर सकती हैं कि वो बच्चों को गाइडेंस भी दे पाएँ और वो बच्चे डरे भी नहीं? ऐसे में मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। एक ध्येय में इस समय एक प्रोग्राम चल रहा है,
वो है सुपर 50 करके। उसमें उन्होंने जिस तरह से वो सारी चीज़ें करा रहे हैं ना, प्रीलिम्स का, मेंस का, गाइडेंस का, मेंटरशिप का, वो एक अलग तरह का लेवल है। अगर इस तरह की कोचिंग हर कोचिंग करने लगे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सिलेक्शन होंगे उस। और उनका देखो, जब वो ऐसे करा रहे हैं तो उससे एक फ़ायदा मिल रहा है कि हर साल उस बैच से लगभग 5 से 6 लोग कम से कम सिलेक्ट होते हैं और इंटरव्यू तो लगभग 10 से 12 देते ही हैं। सुपर 50 या सुपर 30 बैच बनाते हैं वो। इस बार भी उन्होंने सुपर 50 बनाया है, मैं भी उसमें हूँ। लेकिन जैसे पिछली बार के हैं, एक विपिन दुबे हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं और इस बार आईपीएस हैं, इस बार उनका इंटरव्यू कॉल आया है, तो वो उसी बेस से है। मतलब उसमें एक होता है ना कि आपका मेंटर अच्छा होना चाहिए, गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, मटेरियल आपका प्री मेंस दोनों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल प्री के लिए हो कि मेंस के लिए ना हो। और आपको मेंस का भी मतलब हर डायमेंशन, हर रीजन्स, इफेक्ट, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन लोगों को मैं देखता हूँ कोचिंग वगैरह में मटेरियल में थोड़ा सा कमी ये रहती है कि प्रीलिम्स का अच्छे से दे देंगे लेकिन मेंस का कम दे देंगे। मेंस में 2-3 पॉइंट डाल देंगे लेकिन उसको कोई फैक्ट नहीं बताएंगे, और फैक्ट बता देंगे तो पॉइंट मतलब उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ कमी रहती है। उन सब चीज़ों पर सभी डायमेंशन से सोचना चाहिए। अच्छा, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है मेरा, हिस्ट्री। तो आपने हिस्ट्री को ही क्यों चुना अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट? क्योंकि मेरा शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट था उसमें। मैं वैसे तो बीएससी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे को हिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में, इस वजह से मैंने उसको चुना था। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू। मेरा नाम अनुज शर्मा है। अनुज जी, आप बता सकते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी किस चीज़ में कर रहे हैं आप? मैं हिंदी लिटरेचर से पीएचडी कर रहा हूँ। हिंदी लिटरेचर। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है यूपीएससी के लिए? हिंदी लिटरेचर है, जो मैंने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ उसे मास्टर किया। उसके बाद फिर मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर मैंने पीएचडी के लिए एंट्रेंस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और वहाँ पर हो गया। तो अब मैं पीएचडी की तरफ भी हूँ और साथ में यूपीएससी की 2023 पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, तो 2023 में आप फोकस कर रहे हैं। इससे पहले भी आप कभी अटेम्प्ट दे चुके हैं? हाँ, मैंने 2019 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो फिर उस टाइम नहीं हो पाया था मेरा फ्री। लेकिन उसके बाद फिर मैं पीएचडी के क्षेत्र में आ गया, ताकि अगर मुझे फेलोशिप वगैरह से कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह में तैयारी में मदद मिल जाए, तो इस वजह से मैं पीएचडी की तरफ गया और वहाँ पे लग रहा है कि अब फ्यूचर सिक्योर हो सकता है एक बैकअप की तरह। तो फिर मैं दोबारा से यूपीएससी की तैयारी में आ गया हूँ और मेरे पास पाँच अटैम्प्ट है और अब मैं लगातार 5 अटैम्प्ट दूंगा। अच्छा, जैसे आपने बताया 5 अटेम्प्ट है, तो इसमें क्या एज बैरियर नहीं होता है 5 अटेम्प्ट्स होने के बावजूद भी? अब मेरे पास 6 ईयर्स हैं और 5 अटैम्प्ट हैं, तो एज वेरिएट 32 तक होता है। तो जब तक कोशिश है, जब तक 1 या 2 अटैम्प्ट में कोशिश करता हूँ कि हो जाए, तो बाकी अगर होना होगा तो दूसरे और तीसरे अटैम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर बैकअप है ना आपका, या आप कहीं से ऐसा बैकअप कर लो कि उससे आपको लगे कि अगर यहाँ नहीं होगा यूपीएससी, तो आप वहाँ भी खुश रहोगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि आप प्रेशर में कितना भी रह लो, तब इतना नहीं हो पाएगा। अब मैंने इसीलिए यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ पीएचडी कर ली, क्योंकि वहाँ से फेलोशिप मिल रही है मुझे, और साथ में अगर यहाँ नहीं होता है बाई चांस, तो फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर की तरफ मूव कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे अनुज जी आपने बताया बैकअप है आपके पास में, और आप हिंदी लिटरेचर से आप वो कर रहे हैं, तो आपने हिंदी लिटरेचर को कैसे चूज़ करा? एक माध्यम आपने जो चूज़ करा, वो कैसे आपको इंटरेस्ट था? क्या आपके कैसे आपने सोचा? सबसे पहले तो मैंने आया विकास सर की क्लास लिए थे हिंदी लिटरेचर की। उन्होंने एक जनरल क्लास थी, वर्कशॉप, उसमें बताया उन्होंने कि आजकल सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं वो हिंदी लिटरेचर में ही आ रहे हैं। और उसी टाइम जब मैं आया था तो निशान जैन ने टॉप किया था हिंदी लिटरेचर से, उनके 313 मार्क्स थे। उसके साथ साथ 2 लोग थे, गंगा सिंह टॉपर थे और रवि सयाग ने भी लिया था। तो फिर कहीं ना कहीं फिर मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंट है ना, जो सक्सेस रेशो परसेंटेज है हिंदी मीडियम में, तो वो हिंदी लिटरेचर का बनना था या किसी भी लिटरेचर का बनना था। फिर मुझे लगा, फिर बचपन से पढ़ाई करी, उपन्यास वगैरह पढ़ा था, तो एक इंटरेस्ट सा लगता था, पढ़ाई बोझिल नहीं रखती थी। तो फिर मुझे लगा, और उसमें अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी खुद की सृजनात्मकता आएगी। मान लो पॉलिटी लेते हो तो आपको रोज़ रोज़ का अपडेट देना होगा, इकोनॉमिक्स लेते हो तो बजट पढ़ना होगा और बहुत सारी हर दिन अपडेट होना होगा, और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको फैक्ट कैरी करने होंगे और फैक्टों से आप इन्फॉर्मेशन लोड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सृजनात्मकता दिखती है कि आप किस तरह की शैली लिखते हैं, आपकी मौलिक उद्भावनाएं क्या हो सकती है हिंदी साहित्य में। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर थोड़ी लेखन क्षमता अच्छी थी। सर को, विकास सर को दिखाई कि मैं सर ले लूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है और आपका लेखन कौशल इतना अच्छा है कि आप हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और फिर मुझे लगा कि उपन्यास पढ़ना ये तो और अच्छी बात है, जब मेरा जो हॉबी है और उसी में मैं मार्क्स पा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया, मास्टर किया और फिर उससे पीएचडी भी कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अच्छा,
और लाइक आपने जैसे बताया, आपने विकास सर से पूछा, आपने आंसर्स लिख के बताया, तो आपने कोई कोचिंग अभी भी ऑप्ट कर रखी है आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए? मैंने विकास सर की क्लासेस ली थी। जब विकास सर की जो क्लास चलती थी ऑफलाइन, वो ऑनलाइन ही चलती थी, लेकिन उसमें क्या था कि 1-2 दिन विकास सर आते थे क्लास लेने। तो मैंने लगभग उस टाइम 93 क्लासेज होती थी, तो वो ली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ना उनसे, और फिर मैंने खुद से की, क्योंकि अब यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारा सिलेबस होता है। तो फिर मैंने जीएस की तैयारी की, विकास सर की सिर्फ 40 क्लास ली। लेकिन अभी भी मैंने वो ले रखा है। जब मैं पीएचडी, जैसे मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, तो जैसे हो जाएगी कंप्लीट, तो मैं विकास सर की दोबारा क्लास को कंटिन्यू कर लूँगा और मेंस के टाइम और उन्हें रिवीजन कर लूँगा। अच्छा, और लाइक आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं इस फील्ड में, तो आप अपने आने वाली जनरेशन जो आना चाहती है यूपीएससी की तैयारी के लिए, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज, अभी तो मैं अभी नया हूँ, मतलब अपने आप को एक लर्निंग पीरियड में मानता हूँ, लेकिन हाँ, ये एक्सपीरियंस हो चुका है। भले ही सक्सेस ना मिली हो, लेकिन इतना पता है कि हमारी कमी कहाँ रही है। तो इतना है कि सबसे पहले आपको थोड़ा स्मार्टनेस, हार्ड वर्क लाना है, क्योंकि हम कई बार ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और हार्ड वर्क में भी कम रहते हैं। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस है कि परसिवरेंस रखो, कि कोशिश करते रहो और अच्छी चीज़ें पढ़ो। मान लो आप इतनी सारी बुक पढ़ लेते हो, हर स्टूडेंट के पास बहुत बुक होती है, तो कम सोर्स रखो और जो कोचिंग, बेस्ट कोचिंग है, उनके नोट्स पढ़ो। जैसे दृष्टि में है तो दृष्टि के नोट्स बार बार पढ़ो आप। और साथ में क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते रहो, और साथ में बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। तो लाइब्रेरी सबसे ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट को कम से कम 8 घंटे लाइब्रेरी पढ़ने चाहिए। जब तक वो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करेगा, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आ पाएगी कि मैं कंटिन्यूटी बना पाऊँ। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, रूम पे ही पढ़ते हैं और वो भी 2 घंटे बाद पढ़ लिए। तो सबसे पहले अगर कोई तैयारी करना चाहता है, उसे एनसीईआरटी पढ़ ले तो अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है। नहीं तो वो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, तो जो पढ़ा रहे हैं उनको बार बार पढ़ो। जैसे ये लोग थे कंचन कांडपाल वगैरह, इनमें आईपीएस बने हैं। इन्होंने कोचिंग के साथ साथ 3-3 कोचिंग करते थे, साथ में उनको रिवीजन डबल करते थे, और इसीलिए कोचिंग के साथ आईपीएस बन गए ये। तो और जो लोग सिर्फ एक कोचिंग करते, वो नहीं पढ़ते, तो उनका नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे एनसीईआरटी पढ़ लो सबसे पहले। अगर कोचिंग ज्वाइन कर लिया, तो कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद आपको जो सर पढ़ा रहे हैं उन पे बिलीव करना है पूरा, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने वो सब झेला हुआ है। तो वो आपको जो गाइड कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, उनको बहुत पढ़ो। सबसे बड़ी बात है स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी, दोनों का बैलेंस है। ना तो आप बहुत हार्ड वर्किंग रह सकते हो, ना बहुत स्मार्ट बनो, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप फिर शॉर्टकट ढूंढोगे। तो इस वजह से आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत मेहनत करें और हिम्मत नहीं आ रहा है, 1-2-3 बार में हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आप एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लें हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम क्या है? रति थापा। रति जी, आप बता सकते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आई हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा पीएसआईआर। पीएसआईआर। तो जी। ये आपने कैसे चूज़ करा? ये मेरा सब्जेक्ट था, मैंने इसी सब्जेक्ट में अपना मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री किया है, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया। लाइक आपको इसमें रुचि थी पहले से, या फिर? इसमें मेरे को रुचि थी इसलिए क्योंकि ये मेरा ऑनर्स पेपर भी था ग्रेजुएशन में, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। अच्छा, और आप मुझे बता सकते हैं आपने कोई कोचिंग भी ऑप्ट करी है यूपीएससी के लिए? जी, मैं विज़न आईएएस से कोचिंग ले रही हूँ। तो आप मुझे विजन आईएएस के बारे में बताएंगे, लाइक उनका स्टडी मटेरियल कैसा होता है, टेस्ट सीरीज़ कैसी होती है, टाइम टू टाइम टेस्ट लेते हैं कि नहीं, कैसे, आप मुझे बताएंगे थोड़ा? विज़न आईएएस तो अपने टेस्ट सीरीज़ के लिए ही फेमस है। आप जहाँ भी सर्च करोगे आपको पता चलेगा कि विज़न, जो बाकी कोचिंग वाले हैं वो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए भी विज़न आईएएस में आते हैं। ठीक है, तो टेस्ट हमारा जैसे मिनी टेस्ट होता है, फिर पूरे ईयर का टेस्ट होता है, इस तरह से विज़न आईएएस का टेस्ट होता है और वो बहुत बेनिफिशियल रहता है सभी के लिए। अब मुझे बता सकते हैं लाइक एक क्लास में आप कितने बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, लाइक क्या बैच साइज़ क्या होता है आपका? ऐसे तो हमारे बैचेस में अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं। सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। तो लाइक 300 to 400 अगर स्टूडेंट्स रहते हैं आपकी क्लास में, तो जैसे अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती टीचर से इंटरेक्ट करने में या उनसे बात करने में? बिल्कुल कर सकते हैं इंटरेक्ट। सारे टीचर्स, सारे फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है, तो कोई भी हमारा डाउट्स रहता है, वो ऑनलाइन स्टूडेंट की हो या ऑफलाइन की, सभी अपने डाउट्स को टीचर्स के सामने बताते हैं और वो लोग क्लियर भी करते हैं। अच्छा, क्लियर किया जाता है। उसके लिए एक अलग से फैकल्टी और अलग सा उन लोग का कोऑर्डिनेटर भी है, जो मतलब स्टूडेंट के जितने क्वेरी रहते हैं उनको क्लियर करते हैं वो लोग। ठीक है, इस तरह से वो लोग बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, लाइक आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक आपने जब कोचिंग चूज़ करी, विजन आईएएस को चूज़ करा, तो आपने क्या पैरामीटर्स ऐसे रखे अपने सामने कि हाँ, अगर ये कोई भी कोचिंग अगर इन पैरामीटर्स को कंप्लीट करती है, फुलफ़िल करती है, तो मैं इसी कोचिंग में जाऊँगी, तो वो क्या पैरामीटर्स थे?
सबसे पहले तो ये लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे स्टूडेंट का। ये लोग अपना 12th मंथ में अपना पूरा कोचिंग कंप्लीट करा देंगे ये लोग। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसलिए मैंने विज़न आईएएस चूज़ किया कि मतलब बाकी जितना कोचिंग सेंटर आप देखोगे, कोई 18 महीने लगाते हैं, कोई 2 साल अराउंड लगा देते हैं, पर हमारा 1 साल में कंप्लीट कर देंगे वो। 1 ईयर एक में साल। कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और लाइक अगर किसी स्टूडेंट को विजन आईएएस के अलावा कोई कोचिंग अगर लाइक रेफ़र करना चाहेंगे कि हाँ आप इस कोचिंग को ऑप्ट कर सकते हैं विजन आईएएस के अलावा भी, तो वो कौन सी होगी आपके अकॉर्डिंग? मैं तो विज़न आईएएस ही बोलूँगी क्योंकि मैंने खुद किया है। मेरा अपना अनुभव जो है उसके हिसाब से मैं विज़न आईएएस ही बोलूँगी। अच्छा, तो लाइक आपने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बोली विजन आईएएस के लिए, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ये चेंज हो सकता है हमारी कोचिंग में? कुछ होता है, कुछ ना कुछ कभी कमी रह जाती है एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो कोचिंग नहीं पूरी कर पाता है, तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या कमी रह रही है अभी भी विजन में? अभी तो मुझे फ़िलहाल 3 महीने ही हुए कोचिंग जॉइन किए। अभी जैसे-जैसे एक्सपीरियंस मैं गेन करूँगी तो मैं बता सकूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। और लाइक आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? लाइक 3 महीने अभी आपने बताया कि आप एकदम न्यू आए हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, तो वो क्या प्रॉब्लम्स है और आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं अभी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी है ये कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। सभी जानते हैं कि जैसे यूपीएससी की आप तैयारी करने आए हो तो सिलेबस बहुत, तो जितना भी टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो लग रहा है जैसे कि ये कम हो रहा, थोड़ा और टाइम मिलता, तो ये फीलिंग अंदर आ रही है। ऐसे तो वो लोग जितना करा रहे हैं, अगर उनके साथ मैं चलूँ या कोई भी स्टूडेंट चले तो वो ईज़िली उसको कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एक मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब टाइम जैसे और थोड़ा मिले तो और अच्छे से प्रिपरेशन हो सकेगी शायद। अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे कोई भी स्टूडेंट आना चाह रहा है यूपीएससी के लिए, खूब मन में सवाल होते हैं, आप जब आए थे आपके मन में बहुत सवाल होंगे, तो वही जो सवाल के जवाब अब आपको मिल रहे होंगे धीरे-धीरे, तो उनके अकॉर्डिंग ही आप उनके भी थोड़े डाउट्स क्लियर करना चाहें, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे आप मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो आ रहे हैं अभी? इसके लिए मैं क्या बोलना, मतलब जिनको भी तैयारी करना है वो यहाँ आके कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हमारा विज़न आईएएस ही अच्छा कोचिंग कराता है, यहाँ एक से एक अच्छे कोचिंग वाले हैं। तो आप पहले यहाँ आइए, आप स्टडी कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फिर, और यहाँ का माहौल भी ऐसा है ना, मुखर्जी नगर का एक पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट है, तो उससे भी आपके अंदर मतलब एक जोश आता है पढ़ने का, जो शायद मैं जब घर में थी तो उतना वैसा इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिला, जैसे दिल्ली आके स्पेशली मुखर्जी नगर आके मुझे वो इन्वायरमेंट मिला पढ़ाई वाला। तो इसलिए भी मैं बोलूँगी कि यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज, आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी का। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा एंथ्रो है, एंथ्रो। एंथ्रोपोलॉजी। तो लाइक आपने एंथ्रोपोलॉजी जब चूज़ किया तो लाइक आपने क्या उस सब्जेक्ट में देखा? है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो होलिस्टिक मैनर में ह्यूमन स्टडी का बारे में बताते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट था मेरा, तो इसलिए एक्चुअली जो भी ऑप्शनल चूज़ किया जाता है वो इंटरेस्ट बेस पे चूज़ किया जाता है। जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी लेते हैं, जिनका एंथ्रो में या साइंस के बैकग्राउंड में तो साइंस लेते हैं। अच्छा, तो लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग भी ऑप्ट करी थी? हाँ, या करी है? कोचिंग किया मैंने, बाजीराम से किया हूँ मैं। अच्छा, तो लाइक आप अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कैसी है और किस? देखिए एक्चुअली कोचिंग से क्या गाइडलाइन मिलता है, वो उससे आपको गाइडेंस मिलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ऑप्ट वही करना चाहिए। तो कोचिंग बस गाइडेंस के रूप में होता है, पर सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा, तो जैसे आप सेल्फ स्टडी बोल रहे हैं तो लाइक कोचिंग के बाद में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी में, तो उसको कैसे वो लोग मतलब सेल्फ स्टडी को भी वो पूरा तरीके से अपना कर पाए और कोचिंग आपको क्या मैं बोला कि जैसा कि कोचिंग जो होता है ना वो गाइडलाइन देते हैं, वो आपको गाइडेंस के रूप में कि आपको ये पढ़ना है और फिर आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तो डिपेंड ऑन सेल्फ स्टडी। अच्छा, तो जैसे आपने सेल्फ स्टडी करी थी तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? एक पैटर्न आपका फॉलो किया आपने, तो वो क्या पैटर्न रहा था एक्चुअली आपका? होता क्या है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी होता है कि आप सिलेबस को थ्रू आउट आपको देखना पड़ता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़नी पड़ती है। तो सिलेबस को पहले कंप्लीट थ्रू आउट ऑफ कंप्लीट सिलेबस करो और देन फिर उसका जो है आप उसको प्रीवियस ईयर का पैटर्न लेके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज दो और फिर उसके बाद फिर क्रैक करने का एक अच्छा ये होता है। आपके पास इतना कैपेबिलिटी आज डेवलप हो जाती है कि आप उसको क्रैक कर पाते हो। आपने बताया कि कोचिंग सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है, तो जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाली जो कोचिंग आपने चूज़ करी तो आपने किस बेसिस पे उसे चूज़ करा? एक्चुअली होता क्या है कि कोचिंग तो बहुत से हैं,
पर वो है कि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि किस कोचिंग का स्टैंडर्ड हाई है, अच्छे रिजल्ट होते हैं वहाँ सबसे पहले, और वहाँ का फीडबैक, लोगों से फीडबैक यानी स्टूडेंट का फीडबैक क्या है वो चीज़ है, तो आप ऑप्ट कीजिए उसको, जिसका फीडबैक अच्छा है वहाँ पे लोग जाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बोला फीडबैक, तो बाजीराव का ऐसा क्या अच्छा फीडबैक आपको सुनाए? बाजीराम का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, 10 साल से वो अपने स्टैंडर्ड पे काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ की जैसे हिंदी मीडियम में दृष्टि है, तो वो दृष्टि का एक फीडबैक अच्छा है, और स्टूडेंट फीडबैक देते हैं तो उसका, और इवन रिजल्ट होता है तो रिजल्ट के हिसाब से ही उसको चूज करते हैं, और कोई मैटर नहीं है। अच्छा, तो जैसे अगर आने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे पूछे कि मुझे भी एक कोचिंग ऑप्ट करनी है, तो क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी चाहिए कोचिंग चूज़ करते टाइम? सबसे पहले अगर कोचिंग आपको एक्चुअली आपको गाइडेंस लेना है, एक आप लर्नर हो, ठीक है, तो दूसरी बात है कि आप सबसे पहले कि कोचिंग आपका सिलेबस थ्रू आउट देखो, और वहाँ का देखो कि कोचिंग में कि आप कोचिंग का प्रीवियस में रिजल्ट कैसा हुआ है। रिजल्ट अच्छा हुआ तो कोचिंग को आप और इवन आप अपने सीनियर से सबसे पहले आप गार्जियन से पहले आप सीनियर से बात करो कि वो कोचिंग कितना अच्छा है, क्योंकि वो जो पढ़ चुके हैं तो उनका फीडबैक लो और फिर कोचिंग लो। और कोचिंग इन द सेंस कि आपको अगर कुछ लोग अधिकतर सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। बैच साइज कितना होता है, लाइक कितने स्टूडेंट्स एक क्लास में प्रेजेंट होते हैं? एक देखिए जैसे बाजीराम में होता है तो उसमें 300 का कैपेसिटी होता है, और फिर उसमें भी आपका जैसे ए ग्रुप का होता है, A++ होता है, फिर उस तरीके से तो 100 का भी बैच होता है, तो उसमें आपका लिया जाता है। अच्छा, तो जैसे इतना बड़ा बैच होता है, तो जैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है इंटरेक्ट करने में टीचर से अगर कोई डाउट हो तो? उसके लिए आपको सर अलग से टाइम देते हैं। अगर आपको कोई वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम डेस्क पे जाइए और सर से कांटेक्ट लीजिए, और सर अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको है, अगर टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस होता है फिर सर से मिलिए, इंटरेक्ट कीजिए, फिर वो कोचिंग पे डिपेंड करता है कि कोचिंग आपसे कितना इंटरेक्ट करता है। हर कोचिंग में हम नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कोचिंग होते हैं जो बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे क्या है कि रिजल्ट बनती है। और ऐसे होते हैं कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ नॉन प्रोफेशनल भी काम करते हैं कि सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उससे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे भी है। तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे कितना इंटरेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ टीचर पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बच्चे चाहते हैं कि मुझे क्रैक करना है, तो फिर वो टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट होना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें आगे जनरेशन को, तो वो क्या होगा यूपीएससी के लिए? कि अगर आपको करना है तो बस लग जाइए, और कल की इंतजार मत कीजिए, आज से ही लगिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।